नमस्कार दोस्तों, डॉब इन्फो के एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि दुबई, जो एक छोटी सी फिशिंग विलेज से शुरू हुआ था, वो आज एक इतना सक्सेसफुल सिटी कैसे बना। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। दुबई एक छोटी सी फिशिंग विलेज से एक बड़ी कॉस्मोपॉलिटन मेट्रोपोलिस में बदल गई, जिसका मेन फोकस टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी है। दुबई दुनिया के सबसे पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक है, जिसमें दुनिया के दूसरे सबसे ज़्यादा 5 स्टार होटल है और दुनिया की सबसे लंबी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा है। दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के 7 एमिरेट्स या स्टेट्स में से एक है। क्योंकि यह ऑयल रिच गल्फ के खाड़ी के पास है, इसीलिए एक कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग है कि दुबई की सक्सेस का कारण ऑयल है। रियलिटी में ऑयल रेवेन्यू का शेयर टोटल रेवेन्यू में 1% से भी कम है। ज़्यादातर रेवेन्यू रियल एस्टेट, इन्वेस्टमेंट जैसे पोर्ट्स, एयरलाइंस और स्टॉक से आते हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एक फेडरली रूल कंट्री है, यानी सारे स्टेट्स का अपना एक शेख या रूलर होता है, जिसके पास स्टेट पर ऑटोनॉमी होती है। पड़ोसी स्टेट आबू धाबी के रूलर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के प्रेसिडेंट है। दुबई पर्शियन गल्फ और ईरान से ज्योग्राफिकली नज़दीक होने के कारण यह एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड लोकेशन बन गया था। दुबई शहर इंटरनेशनल ट्रेडर्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट था। ज़्यादातर ईरान से, जिनमें से कई बाद में दुबई में सेटल हो गए थे। 20th सेंचुरी के शुरुआत तक यह एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट था। दुबई 1930s के दशक तक अपने पर्ल एक्सपोर्ट के लिए जाना जाता था। 1929 के डिप्रेशन और कल्चर्ड पर्ल्स के इनोवेशन से पर्ल ट्रेडिंग को भारी नुकसान हुआ था। ऑयल की कीमत के बावजूद 1958 से दुबई के रूलर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ट्रेडिंग एक्टिविटीज से रेवेन्यू जनरेट करने लगे। इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन सर्विसेज, पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स जैसे ऑपरेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट के लिए प्राइवेट कंपनियों को एस्टैब्लिश किया गया था। दुबई में 1950 के वर्ष में एक प्रकार का एयरपोर्ट बनाया गया था और 1959 में दुबई का पहला होटल, एयरलाइंस होटल बनाया गया था। इसके बाद 1968 में एम्बेसडर और कार्ल्टन होटल्स आए। दुबई में मिड 60s में ऑयल की खोज की गई थी। इस खोज का दुबई की इकोनॉमी पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, जिसके कारण वह तेजी से ग्रो करने लगा। ऑयल फील्ड्स मेनलैंड पर नहीं, बल्कि कोस्ट लाइन से लगभग 115 किलोमीटर की दूरी पर स्थित थे। उन्हें ऑफशोर ऑयल फील्ड्स कहा जाता था। तेल की खोज ने इस छोटे से स्टेट का चेहरा ही बदल दिया। तेल ने इकोनॉमी के लिए फ्यूल जैसा काम किया और 70s में तेल की प्राइस बढ़ रही थी। तभी दुबई की इकोनॉमी ने भी रॉकेट की तरह उड़ान भरी। दुबई का चेहरा एकदम डेवलप्ड स्टेट से बदलकर एक अमीर और एक हाईली डेवलप्ड स्टेट में बदल गया। दुबई की इकोनॉमिक बूम एक चमत्कार की तरह था और उसकी इकोनॉमी डेवलप बहुत तेज़ी से होने लगी। दुबई के रूलर्स बहुत प्रोग्रेसिव रहे हैं और पड़ोसी राज्यों के कंपैरिजन में वेस्टर्न कल्चर को तेज़ी से अपनाने लगे। उन्होंने समझा कि ऑयल बूम हमेशा के लिए नहीं रह सकता है और दुबई की इकोनॉमी को हमेशा के लिए सस्टेन रखने के लिए अलग अलग तरीक़ों से पैसे निकालने पड़ेंगे। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि एक्सपर्ट्स ने प्रेजेंट रूलर को कहा था कि अगर तेल का प्रोडक्शन 4 बिलियन बैरल पर ईयर की प्रेजेंट रेट से चलता रहा तो ऑयल रिजर्व्स 2016 तक सूख जाएंगे। दुबई के रूलर्स ने इस बारे में सोचा और एक प्लान तैयार किया, जिसके अकॉर्डिंग दुबई में इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने और दुबई को एक मॉडर्न सिटी और फाइनेंशियल हब बनाने के बारे में प्लान किया गया। उन्होंने इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए इंटरनेशनल इक्विटी और लोन्स की मदद लेने की कोशिश की और इसमें वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी रहे। जहाँ तक ऑयल रिजर्व्स का सवाल है, दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के ऑयल प्रोडक्शन का 2% हिस्सा कंट्रीब्यूट करता है। इसका मतलब है दुबई की टोटल इकोनॉमी में ऑयल 6% कंट्रीब्यूशन से भी कम है। यह इस बात को साबित करता है कि दुबई के विजनरी रूलर ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और दुबई को बिजनेस फ्रेंडली बनाने पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया था। दुबई 90s के दशक में एक बिजनेस और टूरिस्ट हब बनने लगा था। साल 2000 की शुरुआत तक दुबई के रूलर ने दुबई शहर को
उसके लग्जरी और प्रेस्टीज के लिए फेमस करके शहर को आगे ले जाना चाहते थे। दुबई को डेवलप कराने के लिए दुबई के रूलर्स अब डेट कैपिटल की मदद लेने लग गए। इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न पाने के लिए कुछ पैरामीटर्स को इकोनॉमी में इंटीग्रेट किया गया था। अपनाए गए पैरामीटर्स में से एक रियल एस्टेट और उसके साथ जो फैसिलिटीज होती है जैसे हाउसिंग, स्पोर्ट्स और हॉस्पिटैलिटी, जिसमें स्टेट ऑफ द आर्ट होटल्स भी शामिल थे। लेकिन सिर्फ फॉरेन वर्कर्स और उधर पे की गई इन्वेस्टमेंट पर बना इकोनॉमी किसी भी समय डूब सकता था। इसीलिए 2003 में दुबई ने एक्सपैट्रिएट्स के लिए रियल एस्टेट सेक्टर को खोल दिया, जिससे बाहर के लोग अब दुबई में रियल एस्टेट खरीद सकते थे। इससे रियल एस्टेट मार्केट बहुत तेजी से ग्रो करने लगा। ज्यादातर इन्वेस्टर्स स्पेक्यूलेटर्स थे, जिसकी वजह से दुबई के रियल एस्टेट आर्टिफिशियली इन्फ्लेट होने लग गए। दुनिया की सबसे लंबी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा जैसे कई आइकॉनिक बिल्डिंग्स, पाम आइलैंड्स जैसे प्रोजेक्ट इस दौरान पूरे हुए, जिसकी वजह से पूरे शहर का नक्शा ही बदल गया। कई ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज एक महीने में कई बार बेचे गए और सप्लाई से ज्यादा डिमांड होने के कारण कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी खराब होने लग गई। क्रेडिट क्राइसिस के बाद कई इन्वेस्टर्स ने पैसा खो दिया और साथ ही प्रॉपर्टी के प्राइसेस में 40% से अधिक की गिरावट आई और 7% से अधिक रियल एस्टेट कंपनियां बंद हो गई। साल 2000 में शुरू की गई रियल एस्टेट मार्केट 2008 में पीक पर था और फिर अचानक गिरने लगा, जिसमें लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स को देखा गया, जिसमें पार्शियली कंप्लीटेड प्रॉपर्टीज को अबैंडन कर दिया गया। हजारों लोगों ने अपनी नौकरियां खो दी क्योंकि दुबई की इकोनॉमी का 40% से अधिक रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन पर निर्भर था। जब सब चीज वापस ट्रैक पर आ गई, कई फर्जी कंपनियां पर लॉसूट फाइल किए गए, कई डेवलपर्स फेल हो गए, जबकि दूसरे, जिनमें गवर्नमेंट एडेड वाले कंपनीज भी शामिल है, ने अपने डेटर्स के साथ डेट रिस्ट्रक्चरिंग के डील्स किए। 2012 तक मार्केट फिर से रिवाइव होने लग गई। 2013 में प्राइसेस में सिग्निफिकेंट एक्सेलरेशन के कारण वह साल दुबई के लिए एक बहुत अच्छा साल बन गया। लेकिन सरकार और इंडस्ट्री के प्लेयरों ने ऐसे मेजर्स लगाने शुरू कर दिए जो एक और बबल को बनाने का मौका नहीं देगा। एक डिफरेंस पिछले सालों में यह था कि बहुत ज़्यादा लोन लेने वालों की कंपैरिजन में कैश बायर ज़्यादा है। करंटली कैश का इन्फ्लक्स ट्रबल्ड इकोनॉमी के इन्वेस्टमेंट से आता था। सितंबर 2013 में दुबई लैंड डिपार्टमेंट ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर फीस को 2% से 4% तक बढ़ा दिया। 2014 की शुरुआत में गवर्नमेंट रेगुलेटर्स ने बाहर के कंपनियों पर दुबई में रियल एस्टेट खरीदने पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए और कहा कि ऐसे कंपनियों की दुबई में प्रेजेंस होनी ज़रूरी है और उसका ओनर एक असली इंसान होना चाहिए, ना कि कोई और कंपनी ओनर होनी चाहिए। इन मेजर्स को इसीलिए बनाया गया था ताकि प्रॉपर्टी प्राइसेस पे स्पेक्यूलेशन को कम किया जा सके। दुबई में फेमस रियल एस्टेट कंपनियां एक्टिवली बाहर के कंट्री से नए इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करती है, जो रियल एस्टेट पोर्टल्स और इन्वेस्टमेंट फाउंडेशन के साथ पार्टनरशिप करती है। 2019 के सेकेंड क्वार्टर में देखी गई फाइनेंशियल डिक्लाइन के बाद बहुत से लोगों ने अपनी नौकरी खो दी, जिसके बाद जुमायरा ग्रुप LLC ने जॉब्स कम कर दिए। दुबई की इकोनॉमी का सारा बोझ इसके टूरिज्म सेक्टर पे आ गया। 2019 के सेकेंड क्वार्टर में होटल ऑक्यूपेंसी गिरकर 67% हो गई, जो 2009 के बाद सबसे कम है। JLL ने उस समय प्रिडिक्ट किया था कि अगले 12 महीनों में परफॉर्मेंस में और गिरावट आने की उम्मीद थी। इससे पहले कि होटल मार्केट वापस से स्टेबल हो, 2020 के एक्सपो के विजिटर्स के कारण कोविड-19 पैंडेमिक आ गया। कोविड-19 पैंडेमिक के कारण रियल एस्टेट की प्राइसेस और प्रॉपर्टी का टोटल डिमांड 2020 में बहुत ही ज़्यादा गिर गया। बाकी के अरब देश भी दुबई मॉडल को कॉपी करने में लगे हैं, जैसे सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत और बहरीन। इससे दुबई को चैलेंज मिल सकती है और कंपटीशन भी बढ़ सकता है। और अभी के कोरोना वायरस पैंडेमिक ने टूरिज्म को भी काफ़ी घटा दिया है, जिससे इकोनॉमी को और नुकसान पहुंचा है। अभी के सिनेरियो में अनवैक्सीनेटेड टूरिस्ट को यूनाइटेड अरब अमीरेट्स में आने की इजाज़त नहीं है, लेकिन वह व्यक्ति जिन्होंने वैक्सीन ले लिया है उन्हें आने की इजाज़त है। इससे थोड़ी उम्मीद है कि इकोनॉमी को थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा।